बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि जो 2014 और 19 में इनकी सरकार बनी वो कुछ कारण और थे। इन लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम पे एक पोलराइजेशन किया, ध्रुवीकरण किया है और देश के विकास में आर्थिक मुद्दों को कहीं ना कहीं भौं छोड़ दिया है। महंगाई में हरियाणा सबसे आगे है, क्राइम में मैं आपको इतना डाटा दे सकता हूँ कि सबसे आगे। तो कैंडिडेट बढ़िया हो, एक्सेप्टेबल हो, ये भी बात है। और सबसे बड़ी बात है उसने काम किया हो कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो आदमी को जीतने से रोके। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, पूरे हरियाणा की जनता को ये कह सकता हूँ कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। करीब 1 महीने के बाद प्रदेश में विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने आरोपों का एक ऐसा पिटारा खोल दिया कि जिसमें आरोप समा नहीं रहे। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा विकास के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, तो कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि वो भाजपा की जन विरोधी नीतियों की लंबी सूची को जनता तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि भाजपा ने धर्म की चासनी में आर्थिक मुद्दों की हत्या कर लोगों को केवल लूटा और बरगलाया है। यह आरोप कांग्रेस के नेता और करनाल विधानसभा के लिए दावेदार ललित अरोड़ा ने लगाए और उन्होंने क्या क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार। लगातार क्योंकि सबको पता है कि चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो टिकट की चाहत रखते हैं वो दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वहां भी एक राज दरबार बना हुआ, मैं तो कहूँ, मैंने क्योंकि लगातार मैं दिल्ली जाकर देख रही हूँ तो राजा के दरबार में हाजिरी लग रही है टिकट लेने वालों की, और चौक पे, चौराहों पर, होके पर चर्चा होती है राजनीति की। लेकिन जो टिकट की चाहत रखते हैं उनके साथ चर्चा करना भी बहुत जरूरी है कि वो अपना दावा क्यों करते हैं, क्या माहौल है राजनीतिक दलों का। आज सुबह से मैंने बीजेपी, कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत की। आज इसी कड़ी में मैं करनाल आई हूँ। हमारे साथ जो कांग्रेस के बड़े पुराने लीडर हैं अरोड़ा जी, और मैक्सिमम जितने भी चुनाव होते हैं करनाल में उनकी मैनेजमेंट का हिस्से का काम इनके जिम्मे आता है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनकी तमन्ना, क्योंकि मुझे पता चला कि ये भी टिकट की दौड़ में है। तो सर नमस्कार, पहले तो आपका सत्य खबर पर स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। आपने आज मेरा इंटरव्यू लेने की जहमत उठाई। आप, मुझे पता है, दिल्ली और सोनीपत वगैरह से कवरेज करती आ रही हैं। जी जी। तो मैं आपका शुक्रगुजार और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं। बड़े उर्दू के शब्द बोलते हैं, अभी पूरे इंटरव्यू में बहुत उर्दू के शब्द सुनने को मिलेंगे। अरोड़ा साहब, करनाल में लंबे टाइम से बड़ा सूखा है कांग्रेस के लिए और आप मेहनत भी करते हैं, क्यों नहीं ये आपको सीट मिल रही? नहीं, अभी तो सीट का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से 23 लोग उम्मीदवार हैं। अब पार्टी सर्वे करा रही है, क्योंकि पहले क्या था, पिछले चुनाव में आपको पता ही है कि कोटा सिस्टम की जिक्र होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या था। तो डिफरेंट हर जगह एम्बिशंस की वजह से ग्रुप्स भी होते हैं, तो वो उसमें शायद कुछ ऐसा हुआ कि हम 31 पे रुक गए। तो अब की बार बावरिया जी के आने के बाद कुछ चीजें परिवर्तित हुई है। तो उनका ये व्यू है, उनका ये विचार है कि हम सर्वे कराएं कि जनता में लोगों की पैठ कितनी है, उनकी आवाज कितनी सुनती है लोग, कितनी बिरादरियों में उनका है। और नॉर्मली हरियाणा की जो राजनीति है पूरे हिंदुस्तान की, कुछ ना कुछ जातिवाद पे भी रहती है। तो जहां पे जिस जाति का वर्चस्व है, मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये मेरा निजी एक व्यू है, दिखता भी है। तो वो जो काम हो रहा है उस वजह से ये सर्वे जरूरी थे। फिर वो ये परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि किस फील्ड में उसने काम किया उस लीडर ने। कुछ लोगों ने, जैसे पार्टी के जितने भी प्रोग्राम्स आए, उन प्रोग्राम्स में उन्होंने अपना योगदान पूरा दिया है, वो जरूर चेक किया जाना चाहिए। मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि हम 4 लोग कहीं फोटो खिंचवा लें, मैं बेबाकी से बात करूंगा, वो पार्टी की सेवा नहीं। पार्टी की सेवा है लाइन के अंत में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक आप पहुंचे हो कि नहीं, ये अगर सर्वे में आ जाता है बात। दूसरा, उसके पास में संसाधन भी होने चाहिए, क्योंकि पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है। वो अपने संसाधन, चाहे वो मित्रों से करे, परिवार से करे, वो संसाधन पूर्ण हो। ये नहीं कि चुनाव के वक्त इस तरह की स्थिति भी आ जाती है। तो ये जरूरी है। मैं जो बात कह रही थी कि लंबे टाइम से नहीं आई, तो कांग्रेस जैसे जीत नहीं पा रही, उसके लिए जैसे अब चुनाव आ गया, अभी लोकसभा में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा यहाँ से, तो अब विधानसभा में उम्मीदें भी ज्यादा हैं और कांग्रेस वालों का दावा है कि हमारी हवा तवा भी अच्छी है। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, ये नारा देकर चल रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है इस जीटी रोड की बेल्ट पे करनाल विधानसभा सीट में, क्या लगता है कि ये हवा तवा जो गर्म है हो रही है कांग्रेस की, बनेगी बात? एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देख रहा हूं, एक अंडरकरंट है पूरे हरियाणा में
और चारों बेल्ट में बांगड़ है, चाहे कुछ हो रहा है, या जीडी रोड है जिसको आप कहते हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट कांग्रेस के पक्ष में है। क्योंकि जो 2014 और 19 में इनकी सरकार बनी वो कुछ कारण और थे। इन्होंने क्या किया कि मीडिया मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कर लिया, और वो अन्ना साहब जो है, जो उनके आंदोलन की वजह से हमारे खिलाफ एक माहौल बना, हम सेंटर में हारे, राज्य में हारे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। इन 10 सालों में ये पता लग गया कि इन लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम पे एक पोलराइजेशन किया, ध्रुवीकरण किया है, और देश के विकास में आर्थिक मुद्दों को कहीं ना कहीं गौण छोड़ दिया है। और ये सिर्फ धर्म की राजनीति और लड़ाने की राजनीति करते हैं। वो उनको आहत करने का काम रोज करते हैं, और व्हाट्सएप फैक्ट्री के बल पे जीते थे, अब कलई खुल चुकी है। आप देखिए किसको नहीं पीटा इन्होंने, हमारी पहलवान बेटियों को पीटा, उनके साथ में जो जुल्म हुए हैं वो आप किसी से छुपे नहीं है। यहाँ पे महंगाई में हरियाणा सबसे आगे, क्राइम में मैं आपको इतना डाटा दे सकता हूँ कि सबसे आगे। तो जनता त्रस्त है, व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं। किसी भी शासन के बारे में, उस शासन की विफलता के कारण भी यही है कि उसमें आप देखें छात्र वर्ग को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, हमारी बच्चियों को क्या मिला, हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, हमारे बुजुर्गों के लिए क्या किया, हमारी महिलाओं गृहिणियों के लिए उनको अपने घर चलाने में कितना मदद मिली। ये सारे पैरामीटर्स हैं सर। पैरामीटर भी हैं, मुद्दे भी में, लेकिन मैंने एक बात देखी, चुनाव आते आते मुद्दे खत्म हो जाते, मर जाते हैं वो, एक तरह से वो जिंदा नहीं रहते चुनाव आने तक। एट लास्ट हरियाणा में कास्ट फैक्टर पे बात आ जाती, चेहरों पे बात आ जाती है। ये इस माहौल में जो मैं बोल रही हूँ, उसमें क्या लगता है कि कांग्रेस गड्डी पार? आप जो कह रहे हो ना वो काफी हद तक सत्य है, लेकिन जो आम वोटर है वो ये सोचता है कि मैं एक अच्छे बेहतर पार्टी और कैंडिडेट को वोट दूं। उसने 10 साल इनको आजमा लिया। वो ये देखता है कि मैं किसी माफिया को तो नहीं वोट दे रहा, किसी करप्ट आदमी को तो नहीं वोट दे रहा, किसी बेईमान आदमी को वोट। तो वो जो फैक्टर है वो हमारे फेवर में है। हमारी फेवर में ओबीसीज है, एससीज है, हमारे व्यापारी भी हमारे साथ हो रहे हैं, क्योंकि हम उनका मुद्दा उठा रहे हैं बार बार। लेकिन इन दिनों एक बात और चल रही है, बहुत अच्छा है, लोकसभा में जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ उसमें किसी कैंडिडेट का विरोध नहीं हुआ था, ये आप भी मानते। तो अब भी लोगों के दिमाग में ये, बेशक हवा तवा आपकी गर्म है, कि भाई चेहरे अच्छे आने चाहिए ताकि किसी का विरोध ना हो, टिकटों का बंटवारा सही। उसी लिए ही सर्वे हो रहा है। हाँ। उसके साथ साथ इंटरव्यूज हो रहे हैं। हाँ। और उसके बाद उस कैंडिडेट की मेरिट डिमेरिट पे फैसला होना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो पार्टी जो बताती है ना, आज मैंने काफी लोगों से बात की, मैं सुबह से यही काम कर रही हूँ कि भाई ये कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं पार्टी लाइन में। ये जो है ना एक गेस्टिमेट है, एक आप लोगों का एक आकलन, इस उसका कोई आधार मुझे इस चुनाव में नहीं दिखता। क्योंकि इस चुनाव में मैंने बताया ना, बावरिया जी के आने के बाद हाईकमांड ने भी कहा है, देखिए रायपुर अधिवेशन में आप तो सारा कवर करती हैं, वहां ये फैसला हुआ था कि 50% सीटें हम ओबीसी को देंगे, उनको जनरल सीटों पे देंगे, उनको युवाओं को भी ऑफिस बीरर भी बनाएंगे। तो ये जो सोच पार्टी की है वो पुरातन सोच से अलग हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी जी का इम्पैक्ट दिखता है उसमें। तो इस बार ये जो लहर है ये वोटों में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये शक नहीं रहना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट की बात आपने सही कही, कैंडिडेट बढ़िया हो, एक्सेप्टेबल हो, ये भी बात है। और सबसे बड़ी बात है उसने काम किया हो कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो आदमी को जीतने से रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जैसे जितनी मजबूती से उन्होंने काम किया, मुझे अध्यक्ष से बात करने का मौका मिला, उन्होंने कहा कि हम बूथ स्तर पे उन्होंने बिल्कुल मैनेज कर दिया, एक माइक्रो मैनेजमेंट की स्थिति में वो। तो कांग्रेस के पास वो चीजें तो है नहीं। अब तो ये है कि भाई गर्म हवा है, वोटर मन बना रहे हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सवार पे, इस नैया पे सवार है। ये बताओ मुझे कि फिर आपकी जो बहुमत के कैसे आएगा, ये बताओ। जी, मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 46.9% वोट मिले। हाँ। संगठन तो नहीं था। हाँ। 5 सीटें हमने जीती, 2 सीटें बड़ी क्लोज जीती। हाँ। उसके अलावा 46 सीटों पे हम उसमें थे, मेजोरिटी में थे, यानी हमारा वोट उनसे, हमारा एमएलए विनिंग था समझ लो अगर वहां। तो वो संख्या कभी कम नहीं होगी। वो इस समय 60-65 के बीच में हमारी संख्या पहुंची हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने को तो विश्वास दिला ही चुका हूं, मैं ये दावे से कह सकता हूं, पूरे हरियाणा की जनता को ये कह सकता हूं कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। और ये जो आप लहर की बात कर रहे हो ना, ये कुछ हिस्सों में केंद्रित नहीं है, ये इस समय पूरे हरियाणा में पैन हरियाणा बेसिस पे आपको दिख रही है। तो सीटें कितने लग रही हैं? सीटें 60+ है जी, 60। किसी भी सूरत में 60 से कम नहीं आएंगी। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आप पार्टी 15 सीटों पे आगे चल रही है। सर्वे होता है एक लिमिटेड सा, आपने 1000 लोगों से सर्वे कर लिया, 20 ने कर लिया 2000 से। टेलीविजन पे जो सर्वे लोकसभा के टाइम आया,
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अरोड़ा जी। इनका दावा है कि सर्वे भी है, माहौल भी है, और कांग्रेस अगर नए पैटर्न पे, जो राहुल गांधी ने ये पैटर्न तैयार किया, उस पे अगर टिकटों का बंटवारा होता है तो 60+ इनकी सीटें आएंगी। देखते हैं आने वाले टाइम में कांग्रेस के तमाम लोग जो दावा कर रहे हैं, उन दावों पर जो वोटर है वो कैसे विश्वास जताएंगे और मोहर लगाएंगे, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी नहीं, ये 1 अक्टूबर के बाद फैसला भी हो जाएगा। इनसे फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे। करनाल से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।